सो पहला सवाल, आई होप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है और सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है। ओके, अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 12 ईयर्स। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है विच इज़ रेडियोएक्टिव और उसकी हाफ लाइफ है 12 साल। अ सैंपल कंटेन्स 40 मिलियन एटम ऑफ दिस आइसोटोप। एक सैंपल है, उसके अंदर 40 मिलियन एटम्स हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप के। हाउ मेनी एटम्स ऑफ दिस आइसोटोप आर लेफ्ट आफ्टर 24 ईयर्स। 24 साल के बाद कितने एटम्स बचेंगे? सबसे पहला, ओके ठीक है अनुष्मिया, देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि भाई वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ओके, सारा का भी अपेरेंटली आंसर भी है। अगर कोई और आंसर देना चाहे तो फील फ्री। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकालेंगे भाई? टोटल टाइम रखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे आपकी हाफ लाइफ। तो 24 साल में अपेरेंटली आपके पास 2 हाफ लाइफ्स गुजरी हैं। कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं? 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं। 2 हाफ लाइफ का मतलब क्या है? 2 हाफ लाइफ का मतलब ये है कि आपका जो पेरेंट न्यूक्लियाई के जो एटम्स हैं वो 2 बार हाफ हो जाएंगे। अगर शुरू में वो 40 मिलियन थे तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे? एक हाफ लाइफ के बाद हो जाएंगे 20, ठीक है। और 2 हाफ लाइफ के बाद कितने हो जाएंगे? 2 हाफ लाइफ के बाद हो जाएंगे 10 मिलियन। आसान सवाल था, बहुत बहुत आसान सवाल था। इसका आंसर बी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चलो ये सवाल आप लोग सॉल्व करो, ठहरो थोड़ा सा बड़ा करने दो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। A sample contains atoms of an isotope that has a half-life of 7.2 years. Which quantity halves every 7.2 years? तो ये सवाल हमने मंडे को भी किया था, याद है? Let's see if you guys remember. अनुष्मिया ने कह दिया सी है। ओके लेट्स सी। अनुष्का, सारा, मरियम, मरियम का भी सी है, ठीक है। तो जो रह गए हैं वो अनुष्का और सारा है। अच्छा, सारा ने भी आंसर दे दिया है। चलो भाई, सबका आंसर सी आ गया है, वेल डन, सी इज द आंसर। और ये हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की थी इसके ऊपर कि वाई सी इज़ द आंसर एंड वाई नॉट ए। देखो पता है बात क्या है, सिर्फ पेरेंट न्यूक्लियाई का मास हाफ होगा, पूरे एलिमेंट पूरे सैंपल का मास हाफ नहीं होगा, ठीक है। पूरे सैंपल का मास हाफ नहीं होगा, पेरेंट न्यूक्लियाई का मास हाफ हो जाएगा, आधा डिके हो जाएगा ना, तो आधा बचेगा, उसका मास हाफ हो जाएगा। इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये ओवरऑल सैंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 एमिट्स बीटा पार्टिकल, ठीक है, इट एमिट्स बीटा पार्टिकल। A sample of this isotope is left for a period of time that is equal to its half life. आपने ना इस सैंपल को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया और वो टाइम था इसके हाफ लाइफ के बराबर। Which two quantities decreases to half of their initial value during this time? अब इस टाइम के अंदर कौन सी ऐसी 2 क्वांटिटीज हैं जो हाफ हो जाएंगी अपनी इनिशियल अमाउंट से इस टाइम लिमिट के अंदर? क्या ख्याल है? आपने इसको उस अमाउंट ऑफ टाइम तक छोड़ दिया विच इज इक्वल्स टू इट्स हाफ लाइफ। क्या ख्याल है? सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सारा का कहना है आंसर सी है, ठीक है। एनीवन एल्स?
अनुष्मिया का कहना है बी। लेट्स सी, देखते हैं। मरियम एंड कौन रहते हैं? अनुष्का। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अच्छा, अनुष्का का कहना है सी। ठीक है, मरियम यू आर लेफ्ट। चलो भाई, तो मोस्टली बच्चों को कहना है सी। तो जब आपको पता चल ही गया है तो सी इज द आंसर, बट वाई? लेट्स लुक डीप इनटू इट। तो देखो, आपने ना उस सैंपल को एक टाइम के लिए छोड़ा, एंड दैट टाइम इज इक्वल्स टू इट्स हाफ लाइफ। और हमें क्या पता है? हमें पता है कि कार्बन की, जस्ट फॉर नॉलेज, मैंने आपको बताया था कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है वो कितनी है? 5700 ईयर्स। यानी आपने सैंपल को 5700 ईयर्स के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। अब 5700 साल बाद होगा क्या? डिके रेट, क्या चीज़ हाफ होगी भाई? डिके रेट तो वाकई हाफ हो जाएगा, है ना? जब काउंट रेट हाफ होगा तो डिके रेट भी हाफ होगा। लेकिन क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हाफ हो जाएंगे? नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नहीं हाफ होंगे। यहाँ पर हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया ये प्रोटॉन्स किस किस चीज़ के प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, है ना? एक पूरा सैंपल है, राइट? उसके अंदर लेट्स सपोज करो सारे कार्बन 14 है, तो हाफ लाइफ के बाद आधा जो है वो नाइट्रोजन बन जाएगा और आधा कार्बन 14 रह जाएगा, है ना? तो पूरे सैंपल के ओवरऑल प्रोटॉन्स तो नहीं हाफ होंगे, राइट? जब तक अपने अंदर से ये हीलियम न्यूक्लियस नहीं निकालेगा, अल्फा पार्टिकल नहीं निकालेगा, तब भी प्रोटॉन नंबर बहुत 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 कम कम होंगे, हाफ तो नहीं होंगे ना। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाला हिस्सा गलत है, यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया। बी कहता है द मास ऑफ द सैंपल। अब यहाँ पे ओवरऑल सैंपल की बात की जा रही है, तो याद रखो पूरे सैंपल का मास हाफ नहीं होगा, सिर्फ कार्बन 14 का मास हाफ हो जाएगा, क्योंकि आधा नाइट्रोजन बच जाएगा। तो बी भी अपेरेंटली गलत है। सी कहता है द नंबर ऑफ कार्बन 14 न्यूक्लियाई। अब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि आपके पास जो है वो कार्बन 14 के न्यूक्लियाई हाफ हो जाएंगे, है ना? जो कि हम पढ़ते हैं हर हाफ लाइफ के बाद क्या होता है कि भाई एक एलिमेंट के जो न्यूक्लियसेस होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल वैलिड है ये वाला हिस्सा, और डिके रेट भी वैलिड है, राइट? तो बिल्कुल सी आपका सही आंसर है। अनुष्मिया, समझ आया आपको कि बी सही क्यों नहीं है? हाँ, पूरे वो ओवरऑल सैंपल के मास की बात कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा गलत है, ये वाला हिस्सा सही है, लेकिन हमें दोनों सही चाहिए। और डी कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द मास ऑफ द सैंपल, जो कि दोनों ही गलत हिस्से उठा के डाल दिए इन्होंने इसके अंदर। तो अपेरेंटली हमारा आंसर यहाँ पे सी है, एंड आई गेस समझ आ गया सबको। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल देखो, ये सोच करो। A source contains a radioactive material. एक source है which contains a radioactive material. ठीक है? Without the radioactive source present, a detector records a background count rate of 20 counts per minute. बिना कुछ सामने रखे जो डिटेक्टर आपकी रीडिंग दिखा रहा है दैट इज 20 काउंट्स पर मिनट, एंड हमें पता है वो क्या है? वो बैकग्राउंड रेडिएशन है, ठीक है? This source is placed in a fixed position near the detector. Initially, a count rate of 520 per minute is recorded. 520 counts per minute is recorded. शुरू में 520 counts per minute रिकॉर्ड हुआ है. What count rate is recorded after a time of 2 half lives of the radioactive source? अब 2 हाफ लाइफ के बाद जो है वो कितना काउंट रेट, अगर आप उसी सैंपल को 2 हाफ लाइफ के बाद रखोगे डिटेक्टर के आगे, तो कितना काउंट रेट आएगा? नाउ दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वेल आई डाउट आप लोग जरूर इसके अंदर फंसोगे, बट लेट्स सी, कोशिश करो सॉल्व करने की, क्या ख्याल है? ये चीज़ देखिए ना, यहाँ पे जो काउंट रेट वाला चक्कर है ना, ये किसी मकसद से दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ इसके साथ करना होगा आपको। मैंने आपको एक हिंट दे दी है। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, 1 मिनट का टाइम है। हम्म।
सारा का कहना है ए। चलो ठीक है, ए पे भाई हमारे पास एक आंसर आ गया, ए के ऊपर आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, अनुष्मिया कह रही है डी है, तो एक आंसर डी के ऊपर आ गया। चलो जी, कौन बचा है? बचे हैं मरियम एंड अनुष्का। तो मरियम का कहना है डी, एक और आंसर आ गया डी के ऊपर। अनुष्का का कहना है डी, तो तीन आंसर्स आ गए डी के ऊपर। लेट्स सी। तो भाई आपके पास क्या है? ये है गीगर मिलर। गीगर मिलर क्या होता है? एक आपके पास वर्टिकल रेक्टेंगल, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बना दो, गीगर मिलर बन जाएगा। ये बन गया गीगर मिलर। ठीक है, तो गीगर मिलर के आगे जब इनिशियली आपने वो सोर्स रखा, आपने जब वो सोर्स रखा गीगर मिलर के आगे, तो वो आपको जो रीडिंग दे रहा था इट वाज 520। कितनी रीडिंग थी? 520। और इसमें बैकग्राउंड काउंट रेट भी मिक्स है, याद रखना। तो जो एक्चुअल रीडिंग हमारे पास आ रही है ना, जो करेक्टेड काउंट रेट है, करेक्टेड काउंट रेट, करेक्टेड काउंट रेट जो असलियत में काउंट रेट है, जो बिलोंग करता है इस सोर्स को, वो 500 ना कि 520। 500 काउंट्स पर मिनट। अब दो हाफ लाइफ के बाद क्या होगा ये देखते हैं। तो शुरू में 500 काउंट्स पर मिनट था। एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? एक हाफ लाइफ के बाद ये हाफ हो जाएगा। एक हाफ लाइफ के बाद आ जाएगा 2500, ओ 250 सॉरी। दो हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? दो हाफ लाइफ के बाद ये आ जाएगा 125। दूसरी हाफ लाइफ के बाद दोबारा हाफ हो जाएगा, 125 रह जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली इस सोर्स से जो काउंट रेट निकल रहा है ना, इस सोर्स से जो काउंट रेट निकल रहा है वो 125 काउंट्स पर मिनट है। लेकिन जब आप उठा के इसी सोर्स को गीगर मिलर ट्यूब के आगे रखोगे, तो ये बैकग्राउंड रेडिएशन में इंक्लूड करेगा। बैकग्राउंड रेडिएशन कितनी थी? 20। तो वो आपको 125 नहीं दिखाएगा, वो आपको 145 दिखाएगा। वो आपको 145 दिखाएगा जब आप इसके आगे सोर्स रखोगे। अब समझ आया सारा? इज इट क्लियर? तो मोस्ट ऑफ यू somehow managed to find the correct answer, which was D. Well done. सारा आपको सवाल समझ आया? सारा इज इट क्लियर? चलो बेहतरीन हो गया। बाकी सबको भी समझ आ गया होगा। वेल, आप लोगों ने सही आंसर्स किए हैं तो आई गेस आपको समझ आ ही गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो। ये मजे का सवाल है, याद है हमने किया था ऊपर। Which graph shows how the count rate of a radioactive isotope varies with time? भाई काउंट रेट और टाइम का ग्राफ कैसा बनता है बताओ? काउंट रेट और ग्राफ का टाइम, काउंट रेट और टाइम का ग्राफ कैसा बनता है? बिल्कुल वैसा ही जैसे डिके ग्राफ होता है, याद रखना। वेल, इतना आसान सवाल है, इसमें सोचने वाली बात तो नहीं लग रही मुझे कोई। सामने जवाब पड़ा हुआ है। Which graph shows how the count rate of a radioactive isotope varies with time? एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप का, ओके, तो एक आंसर हमारे पास आ गया, विच इज सी। चलो यहाँ पे 1 लगा देते हैं। एनीवन एल्स हु एग्रीज विद मरियम? मुझे कहता है कि हमारा आंसर सी है। तो अनुष्मिया इज सेइंग बी। ऑलराइट, तो बी भी एक आंसर है। सारा इज सेइंग बी एज वेल। ठीक है, एक और आंसर अनुष्का का भी कहना बी है। वेल, तो दोनों आंसर्स ही गलत हैं। काउंट रेट का ग्राफ बिल्कुल, काउंट रेट टाइम का ग्राफ बिल्कुल वैसा बनता है जैसे आपका डिके ग्राफ बनता है। रिमेंबर हमने डिके ग्राफ्स पढ़े थे। ये देखो ज़रा डिके ग्राफ कैसा होता है, ये देखो ज़रा, याद है? ये देखो, काउंट रेट टाइम का ग्राफ, मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियर टाइम का ग्राफ, फिर उसके बाद यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई और टाइम का ग्राफ, बिल्कुल ऐसा बनता है।
है ना, ये चीज़ याद कर लो, बेहतर है। काउंटेड का ग्राफ ऐसे बनता है क्योंकि देखो ना, आपकी हर हाफ लाइफ के बाद आपका क्या होगा, काउंटेड हाफ हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं। तो ना ही आंसर बी है ना ही आंसर सी है, द करेक्ट आंसर इज ए। देखो, हर हाफ लाइफ के बाद मैथ हाफ होता जा रहा है, जीरो नहीं होगा, मतलब बहुत जीरो के करीब पहुंचता जाएगा और फिर नेग्लिजिबल हो जाएगा एक तरह का। समझ आया सबको? द आंसर, वाई द आंसर इज ए, क्योंकि देखो ना, जैसे जैसे आपका पेरेंट न्यूक्लियाई कम होते हैं वैसे वैसे काउंट रेट भी कम होता जाता है, वैसे वैसे मास भी कम होता जाता है, वैसे वैसे आयोनाइजिंग इफेक्ट भी कम होता जाता है। तो इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ गया? बताओ, कंफर्म करो। ठीक हो गया। जस्ट अ मोमेंट। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो रेडाज हो गए। ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। In the treatment of brain cancer, in the treatment of brain cancer, a patient's head is enclosed in the helmet containing a number of radioactive sources. A number of radioactive sources पड़ी हुई हैं. The radiations from each source is directed towards the cancer. और हर सोर्स से जो है वो रेडिएशन जो है वो कैंसर की तरफ डायरेक्ट की जाती हैं. Which nuclide is the most suitable for these sources? इन सोर्सेज के लिए सबसे suitable न्यूक्लियाई कौन सा है? बताओ. ओके, अच्छा, एक मिनट देना मुझे, आप लोग ये सवाल सॉल्व करो, ठीक है? मैं एक मिनट आता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ठहरो ज़रा, लेट मी स्टार्ट माई स्क्रीन। एक छोटा सा इशू हो गया था, आई वाज डीलिंग विद दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो,
आई होप यू गाइस कैन हियर मी। अच्छा, तो क्या आंसर्स हैं आप लोग के, बताओ 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 बताओ। सारा का कहना है ए। ऑलराइट, डज एवरीवन एग्री विद हर और देयर आर अदर आंसर्स एज वेल? बताओ, क्या सब सारा के साथ एग्री करते हो? आंसर ए है, बी है, ए है या बी है? ठीक है, अनुष्मिया इज सेइंग ए एज वेल। ओके, अनुष्का एंड मरियम, आप लोग कहते हो? तो अनुष्का का कहना है ए। ऑलराइट, मरियम यू आर लेफ्ट, आपका क्या ख्याल है? सो टाइम्स अप नाउ, ठीक है। तो आप सब ने कहा ए। देखो, आंसर सही है वाई। अल्फा पार्टिकल जो है वो एक पतला सा पेपर पेनेट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी स्किन के अंदर क्या जाएंगे? पहले हमारी स्किन के अंदर घुसेंगे, फिर हमारे स्कल को पेनेट्रेट करेंगे, फिर टिश्यूज़ को, और फिर जाकर जो है वो ब्रेन कैंसर, जो कैंसर के सेल्स हैं उनको मारेंगे। पॉसिबल ही नहीं है ना। बीटा भी, देखो बीटा कुछ मिलीमीटर्स की जो शीट होती है ना एल्यूमिनियम की, उससे कम्प्लीटली रुक जाता है। तो वो भी हमारी स्किन को, फिर हमारे स्कल को, फिर मसल्स को, फिर टिश्यू तक पहुंचना वो भी पॉसिबल नहीं है। जो बीटा है वो भी नहीं पहुंच पाएगा, इसकी रेंज भी थोड़ी है। सिर्फ जो पार्टिकल्स पहुंच पाएगा ना, जो रेस, जो रेडिएशन पहुंच पाएगी वो गैमा है। ठीक है, सिर्फ गैमा जो है उन सेल्स तक पहुंच पाएंगी, तो हम गैमा यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे गैमा की हाफ लाइफ ज़्यादा है, जो कि वाकई थोड़ा सा यू कैन से कि डेंजरस है, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि ये जो है वो कैंसर सेल्स को मार ही नहीं सकते। मतलब मार सकते हैं कि उन तक पहुंच ही नहीं सकते। और हमने ऊपर पढ़ा भी था मेरे ख्याल से यहाँ पे कि भाई ब्रेन के अंदर जो रिलेटेड होता है, ये देखो, ट्यूमर्स के लिए जो ब्रेन के अंदर कैंसर होता है, ट्यूमर होते हैं, उसके लिए हम गैमा रेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो द आंसर ऑफ कोर्स इज ए। जिसने कहा वेल डन, लेट्स मूव अहेड। ये सवाल सॉल्व करो। Radioactivity is used in several activities that take place in hospitals. Which radioactive activity never uses radioactivity? अच्छा, which activity never uses radioactivity? ओके, भाई हॉस्पिटल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसमें रेडियो एक्टिविटी का यूज़ किया जाता है। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी यूज़ नहीं करते? तो इट्स क्वाइट सिंपल, बिल्कुल भाई, खाना पकाने के लिए आप रेडियो एक्टिविटी का यूज़ नहीं करते हो। तो ये ट्रीटिंग इलनेसेस के लिए हम रेडियो एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। फिर स्टेरिलाइजिंग इक्विपमेंट्स के लिए भी गैमा रेस का यूज़ किया जाता है। डायग्नोसिस करने के लिए भी आप क्या करते हो कि रेडिएशंस का यूज़ करते हो। तो सिर्फ वो चीज़ जिसके लिए आप रेडिएशंस का यूज़ नहीं करते हो वो है खाना पकाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल करके दिखाओ। Thin aluminium foil is used in cooking. The diagram shows a system used to control the thickness of aluminium foil being made in a factory. ठीक है, What is the most suitable radioactive source for the system? हम कौन सी रेडिएशंस का यूज़ कर सकते हैं
मतलब कौन सी जो सोर्स है विद इट्स हाफ लाइफ इज मोस्ट सूटेबल फॉर दिस पर्पस। एल्यूमिनियम फॉयल बन रही है और हमने क्या करना है, उसकी थिकनेस मेजर करनी है। ओके, तो यू गाइस आर सेइंग बीटा। ऑलराइट, सारा का आंसर बी है, बीटा विद 6 years ऑफ हाफ लाइफ। गैमा का क्या ख्याल है, गैमा नहीं हो सकता? ठीक है, अनुष्मिया भी कह रही बी है, अनुष्का भी कह रही बी है, तो अपेरेंटली मर्जिम का कहना भी बी है, सबका कहना भी है। सो इट्स ट्रू, द आंसर इज बी, बट व्हाई? देखो, पहली बात तो गैमा इसलिए नहीं है बिकॉज गैमा को कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। एल्यूमिनियम फॉयल बहुत पतला होता है, वो 3 मिलीमीटर से भी बहुत पतला होता है, बहुत बहुत पतला होता है। तो ऑफ कोर्स वो कंप्लीटली बीटा पार्टिकल्स को तो नहीं रोक लेगा, कुछ उसके वजह से गुजर जाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई वेदर देयर इज अ चेंज इन द थिकनेस और नॉट, बिकॉज कुछ जो है वो इसमें से पास हो पाएंगे, पेनिट्रेट कर पाएंगे। लेकिन गैमा जो है उसको इफेक्ट ही नहीं होगा, इतनी पतली फॉयल से इट वॉन्ट हैव एनी इफेक्ट, वो सीधा ही निकल जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं रुकेगा। तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा भाई थिकनेस बढ़ रही है कम हो रही है। इसलिए बीटा इज मोस्ट सूटेबल। एंड व्हाट अबाउट लार्ज हाफ लाइफ, ताकि बार बार रिप्लेस ना करना पड़े, बिकॉज दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। इतना सस्ता ही आता है कि आप अगर इतना बदल लो, क्योंकि अगर 1 घंटे की हाफ लाइफ है फिर तो बस आप भूल ही जाओ ना, वो तो वैसे ही डिके करता रहेगा और आपको लगेगा थिकनेस थिकनेस जो है वो बढ़ रही है, इससे हर चीज़ ख़राब हो जाएगी, है ना। ऑलराइट, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बस थोड़े से क्वेश्चंस रह गए, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं सारे कंप्लीट करने आज। अच्छा, मेरे पास एक पीडीएफ है, इसके अंदर हर एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ये, ठीक है। अगला सवाल देखो, अ फैक्ट्री कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस प्लास्टिक शीट। सोल्व करो, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। अ फैक्ट्री कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस प्लास्टिक शीट्स। A radioactive isotope and a detector are used to check the thickness of the sheet. अब आप एक आइसोटोप यूज कर रहे हो रेडियो एक्टिव, और आप एक डिटेक्टर यूज कर रहे हो टू फाइंड इट्स थिकनेस। व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल सोर्स टू यूज? प्लास्टिक है, थिन प्लास्टिक आप यूज कर रहे हो और उसकी थिकनेस को मेंटेन रखने के लिए। ओके, आर यू गाइस श्योर बी हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है वो अल्फा जो कि एक पेपर को पेनेट्रेट नहीं कर सकता, क्या वो प्लास्टिक की शीट का पास कर सकते हैं? नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, ए और बी तो बाहर है ना, बीटा ही लेंगे। हाँ जी, लेकिन सेवरल ईयर्स की हाफ लाइफ वाला, ताकि बार बार चेंज ना करना पड़े। और जब हाफ लाइफ छोटी होती है ना तो वो डिके करता जाता है, काउंटेड कम होता जाता है, और हमें लगता है भाई थिकनेस बढ़ रही है, हम थिकनेस कम कर करके थक जाते हैं, तो सारी शीट भी ख़राब हो जाएगी आपकी। इसीलिए हम वो यूज़ करते हैं जिसका काउंटेड कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म रहे, बार बार चेंज ना हो और बार बार रिप्लेस करने की भी ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए we use beta with a huge half life। ठीक है, मूविंग अहेड। ओके, बहुत कम क्वेश्चंस रह गए हैं, चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चंस रह गए। People working with radioactive material uses a photographic film batch covered in paper। अब जब लोग फैक्ट्रियों में, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या पावर प्लांट्स कह लो, इंडस्ट्रीज़ नहीं सॉरी, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम करते हैं, राइट, वो एक फोटोग्राफिक फिल्म का यूज़ करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म से बना एक बैज यूज़ करते हैं। द बैज इज़ यूज टू मॉनिटर द लेवल ऑफ देयर एक्सपोजर टू रेडिएशन, कि भाई उन्होंने कितनी डोज ले चुकी है अभी तक रेडिएशन की, विच रेडिएशन इज डिटेक्टेड। अब कौन सी रेडिएशन जो है वो डिटेक्ट हो पाएगी उस बैच के ऊपर? 3 रेडिएशन है ना, अल्फा बीटा गैमा, तो कौन सी रेडिएशन जो है वो डिटेक्ट हो पाएंगी? याद ना, फोटोग्राफिक फिल्म में जब रेडिएशंस पास करती हैं तो आपके पास एक डार्क स्पॉट बन जाता है। शाबाश, बिल्कुल, गैमा एंड बीटा। अल्फा इसलिए नहीं बिकॉज अल्फा की पहली तो बात तो रेंज बहुत कम है, वो वहाँ तक पहुँच पाता भी है कि नहीं, और दूसरी बात यह है कि भाई जो अल्फा है वो उस बैच को पेनेट्रेट ही नहीं कर पाएगा।
तो वो वहाँ पे यू कैन से कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये अल्फ़ा नहीं हो सकता। आसान सवाल था। पेपर, हाँ पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल जो पेपर है ना वो अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो पास कर पाएगा वो कौन से होंगे, वो गैमा रेज होंगी और सिर्फ बीटा होंगी। शाबाश, ऑलराइट। ये सवाल करो। What is the safest way to dispose of a large quantity of highly radioactive waste? सबसे ज़्यादा सेफेस्ट तरीका क्या है एक लार्ज क्वांटिटी के रेडियो वेस्ट को डिस्पोज करना? दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ, लेकिन चलो गेस करो। ठीक है, मर्जिम का कहना भी है, ऑलराइट। अनुष्मिया का कहना भी है, ठीक है। एनीवन एल्स? अनुष्मिया भी कह रही है, ठीक है। सारा, अनुष्का, क्या ख्याल है? उसके ऊपर पानी डालते रहो, सही हो जाएगा, है ना? या फिर जला दो, ख़त्म हो जाएगा, राइट? ये तरीका भी तो हो सकता है, या दरिया में फेंक दो, हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। ओके, तो चलो मैं बताता हूँ। तो मोस्टली लोगों ने मोस्टली लोगों ने सही आंसर बताया। द आंसर इज बी। वाई? देखो, आप जब उसको जलाओगे ना तो वो हार्मफुल पार्टिकल कर रहे थे, आप लोगों ने बताया आंसर बी है। यस, आंसर इज बी। तो जब आप इसको जलाओगे ना तो ये हार्मफुल गैसेस भी रिलीज करेगा एनवायरनमेंट के अंदर, उससे जो है वो और नुकसान होगा। अगर आप इसके ऊपर इसको पोरिंग इट डाउन द ड्रेन, अगर आप इसको ड्रेन में डाल दोगे तो ड्रेन में जितना पानी होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और जहाँ जहाँ वो पानी पहुँचेगा ना वो उन चीज़ों को भी रेडियो एक्टिव करता जाएगा। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग बींग्स वहाँ रहेंगी वो भी इससे इफेक्ट होंगी। ठीक है, अगर इसको दरिया में डाल दोगे तो दरिया रेडियो एक्टिव हो जाएगा, फिर वहाँ के अंदर जो फिशेस और जो एनिमल्स रहते हैं उसके अंदर वो ख़तरे में आ जाएंगे। तो बेस्ट तरीका ये है कि भाई आप उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दो, बहुत नीचे है, कि भाई वहाँ से रेडिएशन बाहर ना आ सके। बेस्ट तरीका ये, बोरिंग इट इन ड्राई रॉक्स अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे अंदर जाके गाड़ दो। दैट्स ऑल। सो 2 सवाल बचे हैं, लेट्स डू देम क्विकली। When dealing with radioactive materials, there are possible dangers. Which statement is correct? बताओ। When dealing with radioactive materials, there are possible dangers. Which statement is correct? Beta particles can pass through skin and damage body cells. Materials that emit only alpha particles must be kept in thick lead containers. Radioactive materials are safe to handle after 2 half-lives. Source of gamma radiations are dangerous because they have long half-lives. बताओ। ठीक है, मर्जिम का कहना है डी, ओके। सारा का कहना है ए, ऑलराइट। एनीवन एल्स? अनुष्का कहना है ए, ठीक है। मर्जिम सोच लें, द आंसर इज नॉट डी। तो वी हैव 3 A's नाउ, ऑलराइट। तो डी कहता है द सोर्स ऑफ गामा रेडिएशंस आर डेंजरस बिकॉज दे हैव लॉन्ग हाफ लाइफ। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल। कुछ सोर्सेज ऐसी भी हैं जिनकी हाफ लाइफ, जो गामा रेडिएशन निकालती हैं, उनकी हाफ लाइफ जो है वो कुछ घंटे हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई गामा रेडिएशन वाली सोर्सेज की हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा हो, कम भी हो सकती है। रेडियोएक्टिव मटेरियल्स आर सेफ टू हैंडल आफ्टर 2 हाफ लाइफ। किसने कहा ये? एक सोर्स आप लो जो कि अल्फ़ा निकाल रहा है या फिर वो बीटा निकाल रहा है, और एज्यूम करो इनिशियली काउंट रेट जो है वो 10,000 था, 10,000 था, तो 2 हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा? 5,000, 2500। तो क्या 2500 काउंट रेट कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता? वही नुकसानदेह है, जाहिर सी बात है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। बी कहते हैं मटीरियल्स दैट एमिट ओनली अल्फा पार्टिकल्स मस्ट बी केप्ट इन द थिक लीड कंटेनर्स। अब वो कह रहे हैं कि भाई वो मटेरियल जो कि सिर्फ अल्फा निकालते हैं, सिर्फ उनको लीड की बॉक्स में रखना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग। आपको सोर्स ये डिपेंड नहीं करता वो क्या एमिट कर रहा है, अल्फा, बीटा या गैमा, आपको सबको लीड के बॉक्स में रखना चाहिए।
ठीक है। और अल्फ़ा तो भाई लीड के बॉक्स से पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप गैमा रेडिएशन ऐसे सोर्स को बाहर रख देते हो जिसमें से गैमा निकल रही है या फिर उसमें से बीटा निकल रही है, तो वो आप तक पहुंच जाएगी और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसीलिए हम उनको बॉक्स के अंदर रखते हैं। तो तीनों को रखना चाहिए, तो ये भी गलत है। बी से ए सही है। ए कहता है बीटा पार्टिकल्स कैन पास थ्रू स्किन, जाहिर सी बात है वो स्किन के अंदर जा सकते हैं, डैमेज बॉडी सेल्स, और बॉडी सेल्स को डैमेज कर सकते हैं क्योंकि वो थिक मतलब 3 मिलीमीटर्स की एल्यूमिनियम शीट को पेंट कर सकते हैं, तो हमारी स्किन को तो कर ही लेंगे, स्किन को कर सकता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारा आंसर है। सो लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ द डे, ये करके दिखा दो। वैसे हमने बहुत सवाल किए हैं इस तरह के, लाइक खुद ही बना के किए थे, लेकिन अब ये ऑफिशियल सवाल आपके सामने आ गया, तो ये सॉल्व करो। The diagram shows the apparatus is used in an experiment in which barriers of various materials are placed in turn between different radioactive sources and a detector. The table shows the count rate recorded by the detector for 4 sources. Which source emit alpha particle only? कौन सी ऐसी सोर्स है जो सिर्फ अल्फा पार्टिकल निकाल रही है? क्या ख्याल है? हाँ, आसान सवाल है ना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मर्जिम का कहना भी है। ठीक है, एनीवन एल्स? एनीवन विद अनदर आंसर? Does everyone agree with? Okay, मरियम का कहना बी है, अनुष्का भी बी कह रही है, अनुष्का सी और डी। ओके, अनुष्का आप रहती हैं, आपका जवाब रह गया। आई एम वेटिंग फॉर यू, बताएं इज इट ए, सी और डी, या फिर बी? अनुष्का सेड ए। ऑलराइट, देखते हैं चलो। तो भाई जब कोई बैरियर नहीं रखा हुआ ए के अंदर, जब सामने कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो काउंटेड 200 आ रहा है। ठीक है, जब पेपर रखा तब भी काउंटेड 200 आ रहा है। याद रखो हमें क्या चाहिए, हमें वो सोर्स चाहिए विच ओनली एमिट्स अल्फा पार्टिकल। तो अगर वो अल्फा पार्टिकल निकाल रही होती तो क्या काउंटेड कम नहीं होना चाहिए था जब पेपर रखते? तो जाहिर सी बात है अल्फा पेपर से रुक जाता, काउंटेड में कमी आती, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही है, विच इज़ रॉन्ग। ये गलत हो गया। ठीक है, देखो जब कोई बैरियर नहीं था तो काउंटेड 200 था, जब पेपर रखा तो 30 रह गया। जाहिर सी बात है जब अल्फा होगा पेपर से रुक जाएगा तो काउंटेड में कमी आएगी। जब एल्यूमिनियम शीट रखा तब भी 30 था, जब थिक लीड शीट रखा तब भी 30 था। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अल्फा प्रेजेंट है, राइट। अगर बीटा होता तो इस स्टेज में कमी आती, और अगर गैमा होता तो इस स्टेज में कमी आती, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ अल्फा प्रेजेंट है। बी ही वो है ऑप्शन वाहिद जिसके अंदर अल्फा प्रेजेंट है। अगर सी को देखा जाए तो यहाँ पे 12,000 है, पेपर रखा, वाकई कमी आई है, लेकिन एल्यूमिनियम शीट रखने से भी कमी आई, मतलब अल्फा भी प्रेजेंट है और बीटा भी प्रेजेंट है। फिर हमने क्या किया कि जब एल्यूमिनियम की शीट रखी तब भी फ़र्क आया, मतलब यहाँ पे गैमा भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे भी 1200 है, मतलब अल्फा प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बीटा प्रेजेंट है। तो आपका सही आंसर कौन सा है? हमें सही आंसर से मतलब है विच इज़ बी। होप इट मेक सेंस। तो भाई बताओ, अभी तक कोई मसला, कोई ऐसा सवाल जिससे थोड़ा सा मसला हुआ हो, जो नहीं समझ आया हो? डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस, पहले भी किए थे अभी भी किए। वी आर ऑफिशियली डन विद दिस चैप्टर। अल्हम्दुलिल्लाह कल करेंगे इसके थ्योरी के क्वेश्चंस एंड वी आर गुड टू गो। उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्पेस फिजिक्स, जो कि मेरा फेवरेट है पर्सनली। ठीक है, नो क्लियर, ऑलराइट। एनीवन एल्स? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वायरीज, एनीथिंग? ओके, ठीक हो गया, क्लियर है। कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते